Okay, we are going to solve the sample paper of class 12. Okay, पर दिल्ली गवर्नमेंट का सैम्पल पेपर है जो कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व करेंगे. ठीक है, so I think all are join us. ठीक है, तो अच्छे गवर्नमेंट वाले का. ओके, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए. जैसे अच्छा यूट्यूब पे भी जाना है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, सेक्शन ए से, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई M1. तो M1 का करेक्टर में बताना है कि क्या होता है. इट इज़ अ मेजर एट द पॉइंट ऑफ टाइम. इट डज नॉट इंक्लूडिंग द स्टॉक मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ ऑलवेज द करेंसी इन हैंड ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन. तो इन तीनों में से इन द थ्री आपको ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट और सेकंड, या फिर सेकंड या थर्ड, या फिर सेकंड और ओनली सेकंड, या फिर ओनली थर्ड. एक बार हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे, देन इसको हम सॉल्व करेंगे. तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है मुद्रा M1 की. ठीक है, क्या इसे एक ही बिंदु पे मापा जाता है, या सरकार द्वारा जो मुद्रा भंडार है सरकार का उसके नापा जाता है, या फिर ये केंद्रीय बैंकों के हाथ में मौजूद मुद्रा होती है. ठीक है, तो आप इस पर विचार करें और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है. तो इसका जो आंसर होगा, तो हमने एक बनाया, तो इसका आंसर केवल डी होगा, यानी कि जो M1 होता है ये रिलेटेड होता है कि जो करेंसी है इन हैंड करेंसी जो है. ठीक है, और साथ में जो पब्लिक की और प्लस जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, यानी कि आपने कुछ बैंक में जो सेविंग कर रखा है, जिसको आपने अपने अकाउंट में सेव कर रखा है, इसको आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं. अदर डिपॉजिट्स में जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर डिपॉजिट्स है, या फिर कहीं भी आपने डिपॉजिट कर रखा है, जिसको आप एट द टाइम डिमांड कर सकते हैं. तो उसको हम M1 मनी के बारे में M1 मनी कहते हैं. ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय बैंकों के हाथ में मौजूद जो मुद्रा नहीं होती, इनके पास ही नहीं होती, जनता के पास होती है, तो दैट इज M1. ठीक है, M2 M3 M4 ऐसे करके ये मुद्राएं के पार्ट्स होते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक मिनट में हम देख लेते हैं इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं. अच्छा, दो सेक्शन में डिवाइडेड हैं और टोटल जो आपके पास 34 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे. तो इसको हम थोड़े स्पीड में करेंगे. ठीक है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो कि आपको फिर उसकी रिलेवेंस नहीं रहेगी. ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, सॉरी कमर्शियल बैंक, दैट इज कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है. तो आपको ये चारों पढ़ने हैं. एक्सेप्ट द डिपॉजिट, इशूइंग द करेंसी, गिविंग द लोन और क्रिएट अ क्रेडिट. तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको पता ही चला गया हो गया. हम तब तक हिंदी में पढ़ते हैं, आप गैस कीजिए. निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, तो ये बताना है. तो ये रहा आपके पास ऑप्शंस. ठीक है, जमा स्वीकार करना, नोट जारी करना, या ऋण देना, या साख सृजन करना. तो इनमें से कौन सा जो है वो जो काम है वो कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो बिजनेस करते हैं, उन बैंकों का कार्य नहीं है. तो इसका आंसर तो आपको मुझे लगता है पता ही होगा. ठीक है, करेंसी इशू, जो कि किसका काम है, वो काम है सिर्फ केंद्रीय बैंक का, यानी सेंट्रल बैंक जो हमारा है RBI. तो सिर्फ RBI ही करेंसी इशू कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो आपको इनमें से कोई करेक्ट इक्वेशन फॉलो करना है कि मतलब GDP एट मार्केट प्राइस किस पे बनता है, NNP प्लस डेप्रिसिएशन करने पर, क्या NDP फैक्टर कॉस्ट किस पे बनता है, नेट डायरेक्ट टैक्सेस अब प्लस करने पर GNP किस पे बनता है, क्या GDP में अगर हम जो हमारी नेट इन अब्रॉड से इनकम हो रही है उसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, और NNP जो है FC यानी फैक्टर कॉस्ट, और NDP जो है वो मार्केट प्राइस. तो क्या इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ने पर ये NNP बनेगा. तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन में है. तो देखिए, डेप्रिसिएशन जब भी आपको ऐड करते हैं NP में, तो इसको हम G के अंदर कर देते हैं, और ये जो MP है ये FC जो है वो MP पर आ जाता है, फैक्टर कॉस्ट पर आता है. इससे पहले हम हिंदी वाला पढ़ते हैं, देन वी विल गो थ्रू द आंसर. ठीक है, तो आपको वही समीकरण पहचानना है कि भाई कौन सा समीकरण सही है. ठीक है, सब पढ़ें. तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो C ऑप्शन है. ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है. तो जब GNP जो होता है मार्केट प्राइस पर, सॉरी
मार्केट प्राइस पर होता है। और जब इसे हम GDP और MP, ठीक है, GDP और MP जो होता है, GDP MP के अंदर अगर हम प्लस कर देते हैं जो हमारी एब्रॉड से इनकम आ रही है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, जो D है वो N हो जाता है। D मीन्स डोमेस्टिक, तो D को N बनाने के लिए, यानी कि जो बीच में D है इसको N की तरफ करने के लिए हम इसमें प्लस कर देते हैं एब्रॉड से जो आपको इनकम मिल रही है, विदेशों से जो आपको आय प्राप्त हो रही है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये जो N है वो जो ये D है वो N के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हमें फॉरेन की जो इनकम होती है उसको भी जोड़ लेते हैं, तो देन इट्स बिकम अ नेशनल इनकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। तो आपको ये स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ना है। तो इन दो स्टेटमेंट्स को आपको केयरफुली पढ़ लेना है, इन स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। तो इकोनॉमिक टेरिटरी एंड द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ नेशन आर द वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि जो टेरिटरी होती है, जैसे कि इंडिया की टेरिटरी है, जो भी हमारी बाउंड्रीज है, ठीक है, कुछ इंडिया जिस तरह बना हुआ है, जो इंडिया का आपने मैप देखा होगा, तो इंडिया का जो मैप है क्या केवल वहीं तक होता है या फिर इसके बाहर भी पॉलिटिकल फ्रंटियर जो होता है नेशन का वो भी मैटर करता है, ठीक है। एंड द वन, क्या दोनों एक ही तरह के इकोनॉमिक टेरिटरी और पॉलिटिकल जो हमारी जो चीज़ें होती हैं, जहाँ तक हम क्षेत्र में जहाँ तक हमारा क्षेत्र होता है, क्या दोनों एक ही हैं? सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी कि जो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है उससे जो उनको इनकम होगी वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। क्या ये सही है? तो एक बार हम हिंदी में भी पढ़ें, देन हम इसके आंसर की तरफ चलेंगे। सो वी आर गोइंग टू थ्रू। तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें से किसी राष्ट्र की आर्थिक सीमा जो है वही राजनीतिक सीमा भी होती है क्या? एक समान है दोनों। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास भारत की आर्थिक सीमा का एक हिस्सा है, तो आपको सही विकल्प पर चुनना है कि भाई एक सही है और दूसरा गलत, या पहला गलत है दूसरा सही, या फिर पहला गलत है और या दूसरा भी पहला सही है और दूसरा भी सही है, या पहला जो है वो सही है, वो भी गलत है और दूसरा है वो भी गलत है, ठीक है। तो देखिए, आपको पढ़ के भी अंदाजा लग चुका होगा कि भाई आर्थिक सीमा तो कोई सीमा नहीं होती, आप विदेशों में जाके भी व्यापार कर सकते हैं। राजनीतिक सीमा तो फिर भी लिमिटेड होती है कि आपका अगर देश इस वाले क्षेत्र के अंदर है तो यही क्षेत्र होगा। तो ये तो रॉन्ग लग रहा है। और साथ में इसका भी कि भाई अगर अमेरिकी दूतावास भारत में है तो वो दूतावास जो है वो काम किसके लिए कर रहा है? अमेरिका के लिए, ठीक है, तो वो नहीं होगा। चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिकल टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी एक नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि एक नहीं होती, ठीक है। और अमेरिका का दूतावास जो है वो भारत का है, इसमें जो अमेरिका काम कर रहे हैं वो उसको माना जाता है, ठीक है। तो जो ये होगा कि भाई फर्स्ट वाला जो है वो फॉल्स है और सेकंड वाला जो है वो ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है कि आपको मनी इज अ कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी, फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो मनी ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि ऐसा होता है कि किसी को जूते चाहिए और किसी को चावल चाहिए, अब ये दोनों को एक साथ मिलाना ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए को हम बोलते हैं डुअल कोइंसिडेंस, यानी कि जो जिसको चाहिए वो उसको वही मिले। तो जब हम बाटा सिस्टम होता है तो बाटा सिस्टम में कोई जूता बेच रहा है और दूसरा जो है गेहूँ बेच रहा है, तो इसको गेहूँ वाले को चावल चाहिए और जो गेहूँ बेच रहा है इसको कुछ और बर्तन चाहिए होंगे। दोनों के वांट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। बट इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया है? इस प्रॉब्लम को हमारे मनी ने सॉल्व कर दिया, मनी के आने से, ठीक है। तो मनी के आने से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है। चलिए हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। तो आपको इस कथनों को ध्यान से पढ़ना है। तो मुद्रा एक वस्तु है जिसमें सामान्यतः विनिमय और माध्यम के द्वारा स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो यानी अब
मुद्रा से यानी मनी से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का समाधान कर देता है। और इन कथनों के आधार पर आप ये विकल्प चुनने, आप विकल्प ध्यान से पढ़ें और आप चुन सकते हैं। ठीक है, हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू। यानी कि आप मनी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन शायद लिखा हो, 1 सेकेंड। ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है ही, करते हैं एक्सप्लेन। तो मनी इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम। तो मनी इज अ मीडियम, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई आपको अगर कुछ सामान खरीदना है और अब वही चीज़ दूसरे को करना बेचनी हो तो ये डबल कोइंसिडेंस जो है वो नहीं बन पाता। तो मनी जो है इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है कि आप मनी देंगे और फिर मनी से ही आप कोई सामान खरीद पाएंगे। देन ये डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है जो कि इकोनॉमी के लिए करेक्ट हो। तो हम एक एक करके इसको पढ़ देते हैं, देन आप डिसाइड करना कि विच वन इज करेक्ट, देन लास्ट में हम आंसर देखेंगे। एक्सेस द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी ओवर द जीडीपी इज द पॉसिबल। यानी कि ये बोल रहा है कि जीएनपी कैन बी अ ग्रेटर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। Exercise of the domestic production is over than the gross national product। जो यानी कि जो हम जीडीपी है वो ज़्यादा हो सकती है जीएनपी से। इक्वलिटी बिटवीन जीएनपी, ठीक है, नेशनल और जीडीपी इज पॉसिबल। तो कभी जीएनपी और जीडीपी क्या बराबर हो सकते हैं। सम ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी का सम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, इन दोनों का मतलब जीएनपी, सम ऑफ जीएनपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या 0 के बराबर हो सकते हैं क्या। एक बार हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे, देन वी विल गो थ्रू द आंसर ऑफ। इसे ध्यान से पढ़ना है। तो जीडीपी, ठीक है, जीडीपी की तुलना में सकल जीएनपी अधिक हो सकता है। ये बताया गया है कि क्या हो सकता है, क्या सकल जीएनपी जो है उसकी तुलना में जीडीपी अधिक हो सकता है। और जीएनपी जो है वो जीडीपी की तुलना में बराबर हो सकते हैं। क्या जीएनपी और जी का मतलब 0 आ सकता है क्या। तो मैं आपको बता दूं जीएनपी होता क्या है। ठीक है, तो जीएनपी में होता क्या है कि ये एन का मतलब होता है नेशनल। तो नेशनल के अंदर प्लस होती है हमारी जो अब्रॉड से इनकम आ रही है। ठीक है, यानी कि विदेशों से आय जो प्राप्त हो रही है हमें, फॉरेन से, अब्रॉड से अब जो इनकम आ रही है, विदेशों से जो इनकम आ रही है वो इसमें जुड़ी हुई होती है जो अपने विदेश से कमाया है। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, डी मतलब डोमेस्टिक, यानी कि भारत की सीमा रेखा के अंदर यानी इंडियन टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है दैट इज डोमेस्टिक। चलिए नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर है, आंसर की तरफ चलते हैं। सो वी कैन सी दैट कि तो बाकी चीज़ें तो पॉसिबल हैं, ठीक है, कि लेकिन कभी 0 नहीं आएगा। ऑल थिंग्स आर द पॉसिबल, यानी कि सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि भाई कभी जीएनपी तो जनरली बड़ा होगा क्योंकि इसमें फॉरेन इनकम ऐड है। ठीक है, तो जीडीपी जो है वो कभी कभी एक्सेस भी हो सकती है जीएनपी से। ठीक है, और इक्वलिटी ऑफ द ग्रोथ जीएनपी और जीडीपी जो है बराबर भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बाहर से आय हमारी 0 हुई तो हो सकता है। ठीक है, चलिए, सो आंसर इज बी, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, इसमें ना इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट जो है वो डी है, लेकिन डी जो है हमारे लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एसोसिएशन एंड द रीजनिंग। एसोसिएशन एंड द रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ए क्या है, रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो जीडीपी है वो रियल बताता है कि किस तरह से हमारी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। और नॉमिनल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू द नॉमिनल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो रियल जो जीडीपी ग्रोथ होती है, तो रियल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी जो है रियल जीडीपी है, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो बताता है, कंपेयर से ही हमें पता चल पाता है कि असली ग्रोथ कितनी है। तो रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट द करंट ईयर प्राइस। तो
रियल जो जीडीपी होती है वो क्या करती है कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज जो कि उस ईयर के अंदर प्राइस में है, जो उस करंट ईयर के प्राइस पर है, इसको मापने का काम करती है। ठीक है, एक बार हिंदी पे चलते हैं, देन इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ जाएंगे। तो जो जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी, उसका मुद्रा के जो सकल मुद्रा उत्पाद होती है, उसको लेकर राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का संकेतक है। मतलब ये बताती है कि जीडीपी, जो रियल जीडीपी है, वो बताती है कि असली में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और जो रियल जीडीपी है वो चालू वर्ष यानी कि जिस करंट ईयर है उसी पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को नापते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। और इसमें ये देखिए कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऐसे इंग्लिश के अंदर भी ऑप्शंस दे रखे हैं कि ए सही है, बी गलत है, और मतलब आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का, और इसी तरीके से ए और आर जो है दोनों ही सही हैं, और लेकिन आर जो है वो करेक्ट नहीं है ए के लिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में विरोधाभास हो सकता है, या फिर ये भी बोला गया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इस तरह से आपको इसका आंसर देना होता है। ठीक है, तब आंसर की तरफ देखें तो सी यानी कि एसेसरेशन जो है वो ट्रू है, ये, और जो रीज़न है वो फॉल्स है। तो एक बार फिर से हम इसकी तरफ चलते हैं। तो रियल जीडीपी जो ग्रोथ है वो बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल कंपेयर टू नॉमिनल प्रोडक्शन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीडीपी जो है आप रियल देखें और जीडीपी जो नॉमिनल देखें, तो दोनों ही लगभग सेम बातें ही बताती हैं। ठीक है, नॉमिनल में ये होता है कि हम जो पुराने प्राइस पे हैं जिसमें हमने फैक्टर कॉस्ट पे चीज़ों को नापते हैं, और रियल पे यानी कि जो भी प्राइस चल रहा है उस पर नाप लेते हैं। तो अब देखेंगे कि ये वाली तो बात सही है कि भाई डोमेस्टिक जीडीपी जो होती है वो क्या होती है। तो एक साल के अंदर जो भी आपने चीज़ें प्रोडक्शन की है, जो भी वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग इन द करंट ईयर, उसको ही हम नापते हैं। ठीक है, उसको हम वैल्यू के फॉर्म में यानी कि मनी के फॉर्म में नाप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको मैच करना है, ठीक है, कि भाई कौन सा जो है वो सही है। देखिए, इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो इनकम, अच्छा ऑप्शंस दे रखे हैं कि ए के साथ आप क्या क्या जोड़ सकते हैं। ओके, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये किस तरह का है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, इनकम, मिक्स्ड इनकम, और कंपोजिशन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ ए नहीं, बी के साथ सेकंड, सी के साथ थर्ड, और फोर्थ का ओके। तो हमको ये बताना है कि कौन से वाला जो है वो करेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ओल्ड एज पेंशन तो प्रॉपर्टी से इनकम है ही नहीं। इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो दैट इज प्रॉफिट, तो ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। इनकम फ्रॉम रेंट, मिक्स्ड इनकम, रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर एम्प्लॉयर, नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है। तो कम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल, ये तो कुछ बात जच नहीं रही है, तो बी ही जच रही है, तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर शुड बी। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी में भी एक बार पढ़ लें इसे। तो यानी कह रहा है कि संपत्ति से प्राप्त आय वो वृद्धा पेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। उद्यमिता से आए वो लाभ जो है बिल्कुल सही है कि भाई आपने उद्यमिता को की, एंटरप्रेन्योर किया और आपने बिजनेस की शुरू किया, एंड यू आर गेटिंग द प्रॉफिट, लाभ कमा रहे हैं आप, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। मिश्रित आय जो है नियोक्ता के जो आपके कंपनी है उसके लिए निःशुल्क आवास देने का किराया हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, कि भाई तो मिश्रित आय तो अलग चीज होती है। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति पूंजी से ब्याज, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कि कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति तो ये हो सकती है कि हाँ भाई निःशुल्क आवास दे सकते हैं आपको सैलरी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो उद्यमिता से जो लाभ है वही जो होता है वो रियल ट्रूली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, पब्लिक गुड्स आर द दोज गुड्स दैट हैविंग द कलेक्टिंग कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। तो पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कलेक्टिवली कंज्यूम किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा। एंड आर द पब्लिक गुड्स आर द एक्सक्यूडेबल एंड द रिन्यूएबल इन नेचर। तो आपको ये बताना है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, देन हम इसके आंसर को पहचानेंगे।
तो कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग सामूहिक रूप से जनता द्वारा किया जाता है, यानी कि जनता उसका प्रयोग करती है। और सार्वजनिक गुड जो है अपरिवर्तनीय और अप्रतिद्वंदी होती है। तो जो ए कह रहा है और जो आर कह रहा है, क्या ये दोनों सही हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन है? तो इसके अंदर क्या बताया गया कि एसोसिएशन जो बात की गई है, पहली बात जो है वो ट्रू है, यानी कि वो सारी जो चीज़ें होती हैं पब्लिक गुड्स जिसको पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। और रीजनिंग जो रीजनिंग कही गई है वो फॉल्स है, यानी कि the public goods are the collectively consumed, ये that is truly, और reason is false because public goods are the non excludable, यानी कि जैसे नॉन रिन्यूएबल, नॉट एक्सक्लूडेबल और नॉट रिन्यूएबल, यानी कि इसके अंदर ना कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, तो कंपटीशन फ्री होती है, और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज़ नहीं किया तो फिर वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर आप दोबारा डिमांड नहीं कर दोबारा डिमांड करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो मतलब सबके लिए एक बार में एक समय में ही सबके लिए अवेलेबल होती है जनरली। ठीक है, और हो सकता है कि टाइम स्लॉट में आप अलग अलग चीज़ें दें, तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे राशन, अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पार्क जो होता है वो सबके लिए खुला रहता है एक टाइम पर ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया एंड 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओके देयर इज नो क्वेश्चन नंबर 10, ओके दिस इज ओके, द बजट इज बजट को लेकर है क्वेश्चन नंबर 10। तो which of the government have may spend of the equal amount to revenue is collected refer to a dash budget, यानी कि जितना खर्च किया, सॉरी, government may spend amount equal to revenue and the collects is referred as a the budget under the government may spend an amount equal to revenue, यानी कि दोनों ही, जितना आपने कमाया, जितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, और जितना गवर्नमेंट ने रेवेन्यू किया, ठीक है, जितना कि उन्होंने रेवेन्यू किया और जितना कमाए, जितना इन्होंने एक्सपेंडिचर किया, बोथ आर द इक्वल। तो अब इसको क्या बोलेंगे? जब इक्वल हो जाता तो दैट इज बैलेंस्ड, तो इट विल बी द बैलेंस्ड बजट, यहाँ पे ये आना चाहिए। एक बार हिंदी में भी पढ़ते हैं। वह बजट जिसके अंतर्गत सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व, यानी कि राजस्व की राशि और खर्च की राशि, यानी कि राजस्व और खर्च दोनों बराबर हों, तो उसे हम संतुलित बजट कहते हैं। ठीक है, चलिए आंसर क्या होता है? तो दैट इज बैलेंस बजट, जब दोनों चीजें बराबर हों। क्वेश्चन नंबर 11, ओके क्वेश्चन पेपर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, explain any two perturbations of the expenditure method estimated of the national income in country। ठीक है, तो बताना है कि भाई नेशनल इनकम को हम किस प्रकार से नापते हैं। चलिए, तो ज्ञात कीजिए कि हम व्यय विधि से, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से राष्ट्रीय आय को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और दो सावधानियां बतानी है। ओके, तो हमें ना इसमें सावधानियां बतानी है। ठीक है, एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस प्रिवेंटिंग, यानी कि नेशनल इनकम जब आप काउंट कर रहे हो तो आपको हमको कौन कौन से प्रिवेंशन लेने पड़ेंगे, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दो चीज़ें आपको बताई गई हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आप नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं तो इंक्लूड ओनली द फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स को आपको कैलकुलेट करना है, मेडिटेरियन को नहीं, और फाइनल सर्विसेज को ही। ठीक है, जो कि बिल्ड हो चुकी हैं। टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जो फाइनली सर्विस दी जा चुकी है या फिर फाइनल गुड्स जो तैयार हैं केवल उसी को काउंट करें। ठीक है, केवल अंतिम वस्तुओं को ही जोड़ें ताकि दोहरी गणना ना हो पाए। यूज द कंसर्न बेस्ड ईयर प्राइस वैल्यू एडेड अप्रोच टू एस्टिमेट और द इंटीमेट द कंजम्पशन, यानी कि हमें वो वाला बेस ईयर को ही मान के चलना है, जो बेस ईयर की कीमतें हैं। ठीक है, आधार वर्ष की कीमतों का ही सही मान के चलना है, फिर कितना उसमें वैल्यू ऐड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम मानेंगे। जो हमने, जैसे हमने मान लिया कि हम 2025 का कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने आधार वर्ष जो है 2022 बना रखा है, तो हम 2022 की कीमतों के आधार पर ही हम चेक करेंगे कि कितनी जो है वो मूल्य वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उसमें आधार वर्ष को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इसको साफ करें थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नमेंट इज जनरली लीव्स हायर गुड्स एंड अच्छा, गवर्नमेंट इज लाइव हायर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन द सोशली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट लाइक द सिगरेट, टबैको एंड लिकर। तो गवर्नमेंट जो है ना हाई जीएसटी टैक्स लगाती है ऑन सिगरेट, टबैको एंड
लिकर्स पे। तो आइडेंटिफाई द एक्सप्लेनेशन द इंडिकेट द गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव इन टू अबव सेटलमेंट स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि जो है शराब पे, सिगरेट पे और टबैकोस पे हमने ज़्यादा जीएसटी क्यों इम्पोज किया हुआ है, सॉरी जीएसटी हमने क्यों इम्पोज किया हुआ है। तो इसको लेकर हमसे सवाल पूछा गया है। तो वाई मोर जीएसटी ऑन why more GST on the cigarette, tobacco and liquor? So सरकार सामान्यतः सिगरेट, तंबाकू और शराब आदि पर सामाजिक रूप से अवांछित उत्पादों की उच्च दर यानी जीएसटी जो ज़्यादा लगा देती है। इसका बताना है कि सरकारी बजट में इसकी जो सरकार ऐसा बजट में ऐसा क्यों करती है, इसकी व्याख्या करनी है अपने को। तो इसका पहले तो ये होता है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों पे जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट बनाने का, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। करेक्टिवनेस, तो करेक्टिवनेस करती है यानी कि जो हमारे डिस्करेज सोशल अनडिजायरेबल कंजम्पशन। तो सरकार का पहला काम क्या होता है कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का, ठीक है, और करेक्टिवनेस यानी कि सही चीजें आपको बढ़ावा देना है। तो हम डिस्करेज करते हैं सोशल अनडिजायरेबल कंजम्पशन को, तो जिसकी जरूरत नहीं है हम इसलिए उसको उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, यानी कि जो समाज के अंदर नहीं होना चाहिए, जो समाज के लिए गलत है। तो सिगरेट और टबैको का यूज जो है सोसाइटी के लिए गलत है, तो सोसाइटी उसमें गवर्नमेंट उस पर हाईली टैक्स इंपोज कर देती है। एंड द रेजिंग द रेवेन्यू, और सेकंड क्या रहता है इनका कि भाई गवर्नमेंट जो है उसको रेवेन्यू अपना रेज करना है। तो रेवेन्यू रेज इसी से कर सकते हैं और इससे पीपल जो है उसको खरीदने में और चीजें महंगी हो जाएंगी। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग जीएसटी ऑन द दिस काइंड ऑफ गुड्स, सो इट विल बी द हाईली प्राइस ऑन सेल, सो द पीपल विल बी परचेज लेस, और पीपल जो है वो डिस्करेज होंगे उनको खरीदने के लिए, बिकॉज इट विल बी द हाईली प्राइस। तो गवर्नमेंट इसलिए हायर टैक्स कर देती है ऑन सिगरेट पे, ऑन लिकर पे, ठीक है, एम टू डिस्करेज द हार्मफुल कंजम्पशन। तो इसके जो हार्मफुल कंजम्पशन होते हैं इसको, इससे लोग जो है इसको ना खरीदें। और एक ये भी होता है कि ज्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं तो रेवेन्यू का भी एक रहता है कि हम इससे रेवेन्यू लेंगे और हम सोशल वेलफेयर करेंगे। गवर्नमेंट पर्पस इज दैट कि हम रेवेन्यू जनरेट करके उसको हम सोशल पर्पस में लगा देंगे। तो हिंदी के अंदर भी सेम यही रहेगा कि भाई उससे उच्च धारिता से कर, मतलब हम टैक्स ज्यादा इसलिए लेते हैं ताकि हानिकारक उपभोग को कम कर सकें और राजस्व को जुटाना सकें, यानी राजस्व को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए इसमें और में भी एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो अब देखिए इसके साथ और में 12th क्वेश्चन का जो 3 मार्क्स का है, 12th क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का है, इसी के अंदर और करके भी क्वेश्चन है। तो इसको देखेंगे हम। 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉरी 2 फ्रेंड्स जिसका नाम रमेश है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंड पीहू एक बेकरी ओनर है। आर द डिस्कसिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशन, दे आर डिस्कसिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी। तो वो डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हम किस तरह का से नेशनल इकोनॉमी में के पार्ट है, नेशनल इकोनॉमी को ग्रो कैसे कर रहे हैं थ्रू द टैक्स पेमेंट। वो किस तरह से टैक्स पेमेंट करके इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। रमेश अर्न द 8 लाख ईयर, तो रमेश जो है 8 लाख रुपए साल में कमा लेता है। एंड विच मेकिंग देम टू लायबल पे इनकम टैक्स, जो कि उसको इनकम टैक्स भरने के लिए वो एलिजिबल है, उसको इनकम टैक्स भरता है वो, ठीक है। और पीहू जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भरता है। तो ये बताना ऑन द केक एंड पेस्ट्रीज, तो हमें बताना है कि जो ऊपर टेक्स्ट आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द रमेश इज पेइंग डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कौन डायरेक्ट टैक्स दे रहा है और कौन इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है और दोनों के बीच में डिफरेंस बताने हैं कि भाई ये दोनों टाइप के टैक्सेस क्या हैं, इसको लेकर एक्सप्लेन करना है। तो एक बार हम हिंदी में पढ़ लें, देन वी विल एक्सप्लेन इट। तो दोनों दोस्त हैं, सॉरी 2 दोस्त हैं, रमेश जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पीहू जो है बेकरी का मालिक है, और ये लोग भुगतान कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था में, अपने योगदान पे चर्चा कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से देश में योगदान की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। तो रमेश जो है 8 लाख रुपए कमाता है और वो आयकर देना पड़ता है, और पीहू जो है केक और पेस्ट्री की बिक्री करके उसको जीएसटी पे करता है। तो इस अनुच्छेद के आधार पर हमें ये बताना है कि रमेश जो है वो प्रत्यक्ष कर दे रहा है या अप्रत्यक्ष कर दे रहा है, और दोनों किस प्रकार के करों के बीच में क्या अंतर है स्पष्ट करना है। कि बताइए कि कौन किस प्रकार का कर दे रहा है, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। तो आपको पता होगा कि 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। चलिए आंसर की तरफ चलेंगे, देखें, ठीक है। तो इससे सॉल्यूशन क्या है, तो रमेश है, तो रमेश क्या कर रहा है कि भाई वो तो इनकम टैक्स दे रहा है, तो इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, यानी कि सरकार जब भी आपसे कोई डायरेक्टली चार्ज करे टैक्स, यानी कि आप सरकार को डायरेक्ट दे रहे हो टैक्स, तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और पीयू जो है जीएसटी चार्ज कर रहा है, दे रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि वो किसको देता होगा जीएसटी, वो जो जहाँ से वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है। तो
जहाँ से भी वेयर एवर द पीयू इज परचेजिंग द रॉ मटेरियल फॉर द मेकिंग द केक, तो ही इज पेइंग द जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी पे कर रहा है उसको, और वो जो है सरकार को आगे पे कर रहे हैं जीएसटी, तो फाइनली गुड्स जो बना रहा है वो। ठीक है, तो की डिफरेंस क्या है इसके अंदर, तो डायरेक्ट टैक्स आर द बोर्न बाय द पेयर, तो इनडायरेक्ट कैन बी शिफ्टेड। तो देखो डायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है, जिसके ऊपर टैक्स लाइव है, वो डायरेक्ट टैक्स जाके सरकार को जमा कराता है टैक्स। ठीक है, उसके अकाउंट से डायरेक्ट टैक्स करता है। और इनडायरेक्ट का टैक्स क्या होता है, शिफ्टेड होता है, तो एक दूसरे के ऊपर शिफ्टिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने केक बनेगा, तो केक बनाने में जो जो आइटम आया, जो जो सामान लाया गया था, उन सब पे टैक्स लगेगा। ठीक है, वट एवर द यूजिंग एज ए रॉ मटेरियल टू मेकिंग द केक, उस पर जीएसटी लगेगा, लाइव द जीएसटी ऑन दैट, एंड आफ्टर दैट द केक विल बी सेल फॉर, और लास्ट में जो सेल केक को खरीद के ले जाएगा फॉर द कंजम्पशन, द ऑल जीएसटी विल बी इम्पोज ऑन दैट। ठीक है, लास्ट में इस पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो जीएसटी जो है फाइनली जाके लास्ट वाला जो सेल जिसको कंजम्पशन के लिए जो ले जा रहा है गुड्स को, वो पे कर रहा है। बट ये एक तरीके का क्या है, शिफ्टिंग है टैक्सेस की, तो जिसमें टैक्स आप शिफ्ट कर सकते हैं आराम से एक दूसरे के ऊपर। तो रमेश प्रत्यक्ष कर दे रहा है, जबकि पीयू जो है वो अप्रत्यक्ष कर दे रहा है। प्रत्यक्ष कर जो है व्यक्ति सीधा देता है, सीधा सरकार को जमा कराता है, और अप्रत्यक्ष कर जो है उपभोक्ता पर जो है स्थानांतरित हो जाता है। उपभोक्ता जो है वो पे करेगा, लास्ट में जो कंजम्पशन कर रहा है वो पे करता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, तो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट देना है आपको, और फिर 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ जा चुके हैं। तो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट देना है इन सब पर, फर्स्ट एंड सेकंड दो है हमारे पास, तो दो नंबर के दोनों होंगे। तो मनी सप्लाई इज एन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करना है कि मनी सप्लाई इज एन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल। और सेकंड, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड द सर्वल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हम हिंदी में पढ़ें, देन वी विल गो टू एक्सप्लेनेशन। व्हाट हैपन, उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। तो पहला कि भाई किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है वो स्टॉक की पूर्ति का चर होता है, एक वेरिएबल होता है स्टॉक की पूर्ति के लिए, जो मनी है। केंद्रीय बैंक सरकार को कई प्रकार की बैंक की सेवाएं देता है, बैंकिंग की सेवाएं देता है। जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई है, वो कई प्रकार से सरकार की हेल्प करता है बैंकिंग सर्विसेज के अंदर। तो चलिए हम पढ़ते हैं के अंदर। तो ये एक्सप्लेन करना है कि भाई मनी वेरिएबल, जो मनी है एक वेरिएबल है स्टॉक का, किस तरीके से, तो ये एक्सप्लेन करें हमसे। तो स्टॉक इज अ वेरिएबल मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ द टाइम, कि भाई कितना मनी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टॉक वेरिएबल किस तरीके से है, भाई कितना भी क्योंकि मनी जो है वो कितना आपके पास प्रेजेंट है एट द टाइम। ठीक है, जैसे हम मनी के कई मेजरमेंट्स होते हैं, M1, M2, M3। ठीक है, M1 जिसको, जो कि अभी मेरे पास सवाल भी था कि भाई जो जनता के पास जो पैसा है। ठीक है, तो जो वेरिएबल यानी कि मार्केट के अंदर जो अमाउंट एट द पॉइंट ऑफ द टाइम जो मनी अवेलेबल है, सो दैट शो दैट द कि ये क्या है, स्टॉक है। तो किसी बिंदु पर एक समय पर जो राशि उपलब्ध होती है बाजार के अंदर, मनी, दैट इज मनी स्टॉक, या फिर जो बैंकों के पास जमा होती है, या फिर जो जनता के पास होती है। तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट to maintain the accounts, manage the public debts and the perform the treasury function। तो ये सारे काम जो है वो सेंट्रल बैंक करता है। तो इसको आपने सेंट्रल बैंक वाले चैप्टर में से पढ़ा होगा कि सेंट्रल बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जो है, सरकार का एक बैंकर है, जो कि एजेंट के रूप में, सलाह के रूप में काम करता है। और जो सरकार का जो ऋण प्रबंधन है, यानी कि जो सरकार को घाटा हो रहा है या फिर जो सरकार जो है वो बैलेंस ले रही है, जो सरकार जो डेप्ट अपना लेती है, तो उन दोनों को मैनेज करता है। और एक सरकार के खातों का, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, इनको भी मेंटेन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेकंड मतलब और में है कि भाई एक एजम्पशन फॉर द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, आपको एक सोचना है, एक हाइपोथेसिस करना है कि फॉर द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR, सेंट्रल रिजर्व रेशियो 8 से लेके 18 कर दे, तो द टोटल प्राइमरी डिपॉजिट 5,000
जो कि है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द रिजर्व रेशियो ऑन द क्रेडिट क्रिएशन ऑन द बाय द कमर्शियल बैंक। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि जो गवर्नमेंट का बैंक है, वो क्या करे कि भाई 8% जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है उसको बढ़ाकर 10 कर दे, और आपके पास प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो 5,000 रुपये। तो बताइए कि किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया तो यानी कि बैंकों को ज़्यादा जमा रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। तो जब बैंकों को ज़्यादा रखना पड़ेगा अपने पास, पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा, रिजर्व में रखना पड़ेगा ज़्यादा पैसा, तो वो ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा क्रेडिट का जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसे एक बार हिंदी में पढ़े, देन वी विल गो थ्रू द सॉल्यूशन। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो मान लीजिए कि आप एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में हैं। तो आप एक क्या कर रहे हैं, काल्पनिक अर्थव्यवस्था में है, और केंद्रीय बैंक जो है आरक्षित अनुपात को 8% से बढ़ाकर 10% कर देता है। तो अनुपात ने क्या कर दिया कि भाई 8 से बढ़ाकर 10% कर दिया, और कुल प्राथमिक जमाएं जो है वो सिर्फ 5,000 है, ठीक है। जो आपके पास प्राथमिक जमा राशि 5,000 है। तो बैंकों द्वारा साख सृजन की आरक्षित अनुपात वृद्धि के प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो वही वाली व्याख्या वही सेम रहेगी जो मैंने अभी आपसे कहा एक बार, लेकिन आंसर की तरफ चलते हैं और करेक्टली सही से व्याख्या करते हैं। तो देखो, ठीक है, ओके, नॉट इन हिंदी, हिंदी के अंदर नहीं किया गया है। चलो कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। हिंदी वाला नहीं लिख पाए आप, ठीक है। इफ द CRR इंक्रीज, अगर CRR जो है वो इंक्रीज हो जाए 8 से लेके 10%, और आपके पास 5,000 करोड़ जो का मतलब उसका जमा डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टू बी मेंटेन इंक्रीज एंड लैंडिंग द कैपेसिटी। तो आपके ना एक्सेस, जो रिजर्व एक्सेस है वो ज़्यादा बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, और इस तरह उसी तरीके से आपको अपने पास रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। जो आप पहले 8% रख रहे थे, नाउ यू विल आप 10% रखेंगे, ठीक है। आप पहले 8 रख रहे थे, अब आपको 10% आपके पास जमा रखना पड़ेगा इस 5,000 का, जो भी है 5,000 करोड़ अभी। तो इससे क्या होगा कि क्वांटिटी रिक्वायर्ड द रिजर्व रेशियो टू 400 to 500 रुपीज 10 करोड़ लेस अवेलेबल फॉर द क्रेडिट। यानी कि आपके पास जो है वो 100 करोड़ रुपए जो है ज़्यादा कम होंगे आपके पास, मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट रिड्यूस कर देगा, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, लेस हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि भाई जो हमारी इकॉनमी है, हमारी इकॉनमी के अंदर जो 5,000 करोड़ रुपए थे, ठीक है, अब पहले 8% का CRR था, अब हमने 2% और बढ़ा दिया है, जो कि आपने 10% कर दिया है। तो अब जितना भी अमाउंट जमा होगा उसका 10% जो है बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, वो उसको लोन पर नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो भाई ये आपको दिखा है कि हाइपोथेटिकल डाटा दिया है। हाइपोथेटिकल मीन्स एक काल्पनिक डाटा है, अब जैसे मान लीजिए, तो अब 2020-21 में मान लीजिए नॉमिनल ग्रोथ, जो नॉमिनल GDP जो थी 6,000 थी, और नॉमिनल GDP एडजस्टेड ऑन द बेसिक्स ऑफ द टीआर प्राइसेस जो 8,000 हो गई, और 22-23 में 8,000 थी, जो कि आगे चल के 12,000 के आसपास हो गई। कैलकुलेट